अतिथि वक्ता हैं। जी सर। ठीक है अनुराग जी, आप कार्यक्रम प्रारंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं अनुराग कश्यप इस वेबिनार में उपस्थित सभी अतिथि वक्ता, विद्वानों तथा श्रोता बुद्धिजीवियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज का यह वेबिनार शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में योगदान पर विचार गोष्ठी के रूप में इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स लखनऊ के स्वायत्त अंग भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति द्वारा आयोजित की जा रही है। आपको इंटीग्रेटेड सोसाइटी मीडिया प्रोफेशनल्स के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ISMP लखनऊ जन माध्यमों द्वारा जनता के हितों के लिए प्रतिबद्ध उन सभी व्यक्तियों का एक संस्थान है जहां प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ट्रेडिशनल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस के प्रोफेशनल्स व सोशल वर्कर्स अपनी कुशलता, योग्यता से मीडिया प्रोफेशन को समाज में विश्वसनीय बनाने, प्रतिष्ठा स्थापित करने, निष्पक्ष, निडर, स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहित करने के कार्य में जुटे हैं। साथ ही समाज के उत्थान, मानव रुचि के विषयों का शिक्षा तथा हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने का काम में भी योगदान दे रहे हैं। उक्त काम हम सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और सिटी गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉलेंटरी काउंसिल फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर, प्रोफेसर अंजन कुमार बनर्जी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के माध्यम से कर रहे हैं। हम देश के हर प्रदेश, हर जिला और हर शहर में अपनी गतिविधियों को संचालित करना चाहते हैं। इसी संकल्प को आगे आधार में रखते हुए आज का वेबिनार भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के द्वारा आयोजित की जा रही है। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी। हमारे साथ ही हमारे इस वेबिनार में जुड़ी हैं हमारे अतिथि विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर जनक नंदिनी जी। मैं इन दोनों का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रख दूं। डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी, आप प्रधान संपादक हैं कादम्बरी वार्षिक पत्रिका 2008 से ही। आप वर्तमान में सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग PSM कॉलेज कन्नौज उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। आपकी कुछ प्रमुख जो प्रकाशित कलाकृतियाँ हैं उसमें माँ नहीं समंदर कविता संग्रह, मेरा गांव वाला बट वृक्ष कविता संग्रह जो प्रकाशनार्थ है, संपादन 1 में सुशील राकेश की श्रेष्ठ कविताएं कविता संग्रह 2014 में, और आपकी बहुत सारी अन्य प्रकाशनों में जैसे कि अमर उजाला, नवोदित स्वर, आज, चियूस क्रांति, कनौज एक्सप्रेस, डिप्रेस एक्सप्रेस पत्रों में विभिन्न आलेख, समीक्षाएं, साक्षात्कार, कविताएं आदि प्रकाशित होती रहती है। और बहुत सारे साझा संकलनों में भी आपका प्रकाशन किया हुआ है। आपको सम्मान के रूप में उत्तर प्रदेश हिंदी सेवा संस्थान लखनऊ द्वारा सम्मान उपाधि, राष्ट्रभाषा हिंदी कन्नौज परिषद कन्नौज द्वारा डॉक्टर राजकुमार वर्मा जन्म शताब्दी सम्मान आदि मिली हुई है। अब मैं अपनी विशिष्ट अतिथि वक्ता डॉक्टर जनक नंदिनी त्रिपाठी के बारे में थोड़ा परिचय दे दूं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं श्रीमती PN दोषी महिला महाविद्यालय घाटकोपर मुंबई। आपने PhD की डिग्री हासिल करी है। आपके प्रकाशित आलेख में हिंदी का विश्व संदर्भ की समीक्षा नवनिकष में प्रकाशित, श्री कैलाश चंद्र पंत की का राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति चिंतन नवनिकष में प्रकाशित, श्री कैलाश पंत का वैचारिक आयाम साहित्य संवाद में प्रकाशित, बीते पल कविता अक्षरा में प्रकाशित और कुछ अन्य आलेख प्रकाशाधीन हैं। आपकी कुछ अन्य उपलब्धियों की बात करें तो मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित संकाय संवर्धन कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता और साथ ही 25 से अधिक नेशनल इंटरनेशनल सेमिनारों में आप सक्रिय सहभागिता की है। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर के दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। सर, आज के विषय पर
आज की विचार गोष्ठी पे अपना विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर के दुबे जी। परम आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी जो इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में परम श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी के भी दर्शन हमको होंगे, उनकी मधुर वाणी सुनने को मिलेगी। श्रद्धेय डॉक्टर प्रमीला अवस्थी जी जो इस संस्थान के सचिव हैं, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह निरंतर हमको प्राप्त होता रहता है। डॉक्टर जनक नंदिनी जी सहायक प्रोफेसर मुंबई से जुड़ी हैं। इस वेबिनार का कुशल संचालन कर रहे प्रिय भाई श्री अनुराग कश्यप जी, आपने बहुत सुंदर भूमिका भी रखी संस्थान के विषय में, और हमारे जो भी इस वेबिनार में सम्मानित जन जुड़े हैं उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत सोच समझ के रखा गया, जहां पर साहित्य के क्षेत्र में ऐसे मूर्धन्य विद्वान इस संस्थान से जुड़े हों तो निश्चित रूप से ये बहुत योग्य और बहुत ही कुशल विषय रहा होगा। जब आदरणीय डॉक्टर प्रमीला अवस्थी जी का मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में योगदान विषय पर एक वेबिनार होने जा रहा है और तुमको उस पर बोलना है। आदरणीय का ये आदेश था, वो आदेश को मैं बहुत सम्मान के साथ उसको स्वीकार किया और साथ में एक निवेदन किया कि शिव सिंह जी के ऊपर मैटर बहुत कम मिलेगा। तो ये एक संकट था, लेकिन गुरुजनों का आशीर्वाद जब हो तो निश्चित रूप से सफलता अवश्य मिलती है। विषय बहुत अच्छा है। लोग पुरानी चीजों को छोड़ रहे हैं, पुराने लोगों को छोड़ रहे हैं, पुराने साहित्य को छोड़ रहे हैं और नए दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जहां हम भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में आज हम एक ऐसे आधार स्तंभ को याद कर रहे हैं जिनके हिंदी साहित्य के इतिहास को आधार बना करके हमारे आगे के इतिहासों को लिखा गया। वो परिस्थितियां जो रही होंगी निश्चित रूप से बहुत ही अलग प्रकार की रही होंगी। आदरणीय देवियों और सज्जनों, समय और परिस्थितियों के साथ साथ देश, समाज, संस्कृति और साहित्य लेखन की प्रवृत्तियों एवं चित्तवृत्तियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कभी कभी हमारे क्रियाकलाप इतने प्रभावशाली होते हैं कि उनको सदियों तक स्मरण किया जाता है या फिर अतीत के पन्नों पर अंकित कर ऐतिहासिक पृष्ठों पर जोड़कर अविस्मरणीय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। कौन जानता था कि 1500 ईसा पूर्व से जिस लोकप्रिय देववाणी संस्कृत भाषा से विकसित होते हुए पाल, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी का जो रूप 1000 ईस्वी में विकसित होकर हमारे बीच में साहित्यिक व जनबोली के रूप में अपनी उद्भव और विकास यात्रा को प्रारंभ करती है, वह एक दिन विश्व की 3000 भाषाओं में से सबसे अधिक लोकप्रिय बनते हुए विश्व की नंबर 1 भाषा के रूप में स्थापित होकर जन मन पर राज करेगी। हिंदी की रचनात्मकता, हिंदी की भावात्मकता, हिंदी की वर्ण वैज्ञानिकता और स्पष्टवादिता के साथ साथ इसकी सहज सरल शब्द संपदा आज 21वीं सदी में सभी को पीछे छोड़कर विश्व शिखर पर अपना परचम फहरा रही है। आदरणीय देवियों और सज्जनों, 1000 ईस्वी से हमारे सिद्धों, नाथों, जैन मुनियों एवं अन्य रचनाकारों ने अपनी साधना अनुभूतियों को काव्य विधा के रूप में व्यक्त करके हिंदी साहित्य को मजबूत आधार दिया। आज का वर्तमान साहित्य उसी आधार पर विकसित होता चला जा रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी के चारों काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल की जो सामग्री विधिवत और क्रमशः हमारे सम्मुख
हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में उपस्थित है, उसके पीछे हमारे हिंदी अनुरागी अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों से लबरेज हिंदी के विभिन्न इतिहासकारों की कठिन साधना का परिणाम है। उपस्थित साथियों, साहित्य ऋषियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों को विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से तैयार किया। इतिहास लिखने की प्रमुख प्रवृत्तियों में वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, विधेयवादी पद्धति आदि का प्रचलन सर्वाधिक रहा। गारसा दत्तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाकर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को आधार दिया। शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सर्वाधिक योगदान रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने पहली बार सार्थक रूप से हिंदी के कवियों, लेखकों को एक जगह क्रमशः संग्रहित करने का प्रयास किया। आगे जितने भी इतिहास लेख लिखे गए, लगभग सभी ने इनके इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज का अनुकरण किया है। आदरणीय देवियों और सज्जनों, शिव सिंह सरोज एक पुस्तक का नाम है जिसकी रचना आज से 150 वर्ष पूर्व जिला उन्नाव, ग्राम कांधा निवासी शिव सिंह सेंगर नाम के एक साहित्य अनुरागी ने की थी। इस ग्रंथ में 15वीं शताब्दी से लेकर 1875 ईस्वी तक के 1003 संक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण और उनकी कुछ रचनाएं सम्मिलित हैं। यह पुस्तक परिवर्तित हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी अंग्रेजी किताब द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में शिव सिंह सरोज की सहायता ली। वैसे तो शिव सिंह सेंगर साहित्यकार तो नहीं थे, थोड़ी बहुत काव्य रचना कर लेते थे, किंतु अध्ययन प्रेमी अवश्य थे। खास बात यह है कि वे पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे। यह जानना बहुत रोचक है कि ऐसा व्यक्ति हिंदी काव्य के 400 वर्ष का विवरण आखिर कैसे लिख सकता है। हिंदी, उर्दू के अतिरिक्त अरबी, फारसी और संस्कृत की सामान्य जानकारी शिव सिंह को थी। इन्हें पुस्तकें इकट्ठा करने और उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी। घर में एक लघु पुस्तकालय ही बन गया था जिसमें हस्तलिखित ग्रंथ अधिक थे। उनके पुस्तक प्रेमी होने का प्रमाण इस पुस्तक में निहित है। एक उनका कथन है, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। सन 1858 ईस्वी जिला रायबरेली के किशुनदासपुर गांव के एक विद्या प्रेमी पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का जब देहांत हुआ, तब उनके 4 महामूर्ख पुत्रों ने उनके द्वारा संग्रहित पुस्तकों के 18-18 बस्ते बांट लिए और कौड़ियों के भाव बेच डाले। शिव सिंह ने भी उनसे 200 ग्रंथ खरीदकर अपने पुस्तकालय को और समृद्ध किया। इन पुस्तकों के अध्ययन से शिव सिंह में काव्य और कवियों के प्रति रुचि में और वृद्धि हुई। शिव सिंह सरोज क्यों लिखा गया, इसका उत्तर भी इस पुस्तक की भूमिका में शिव सिंह सेंगर जी ने स्वयं दिया है। मैंने सन 1876 ईस्वी में भाषा कवियों के जीवन चरित्र विषयक 1-2 ग्रंथ ऐसे देखे जिनमें ग्रंथकर्ता ने मतिराम इत्यादि ब्राह्मणों को लिखा था कि वे असनी के महापात्र भाट हैं। इसी तरह की बहुत सी बातें देखकर मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने सोचा कि अब कोई ग्रंथ ऐसा बनाना चाहिए जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन कवियों के जीवन चरित्र, सन, संवत, जाति, निवास स्थान आदि कविता के
ग्रंथों समेत विस्तार पूर्वक लिए हूं। सन 1877 से 78 में उन्होंने ग्रंथों का गहराई से अध्ययन प्रारंभ किया और 1 वर्ष और 3 महीने में शिव सिंह सरोज का लेखन कार्य पूर्ण किया। मुंशी नवल किशोर प्रेस से 1878 में ही इस ग्रंथ का पहला संस्करण, 1887 में दूसरा और 1926 में 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ। आज से 150 वर्ष पहले शिव सिंह सेंगर ने ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जब कोई बड़ी संस्था नहीं थी जिसका सहयोग उन्हें मिल पाता। तत्कालीन ब्रिटिश शासन से अनुदान प्राप्त करना भी बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शिव सिंह सरोज जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का प्रकाशन करवाया और दुनिया के सामने साहित्यकारों का एक संक्षिप्त इतिहास रख दिया। कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि शिव सिंह सरोज में हिंदी साहित्य के इतिहास का विवरण है, किंतु ऐसा नहीं है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का विवरण है, लेकिन इसको देखने से पता चलता है कि इसमें पूरा का पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास से संदर्भित विषय वस्तु नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। यह एक काव्य संग्रह है। इसमें 500 से अधिक पृष्ठ हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में 12 पृष्ठों की भूमिका है। इस भूमिका में ग्रंथ लिखने का कारण, आधार ग्रंथों की सूची, संस्कृत साहित्य शास्त्र और हिंदी भाषा काव्य का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। उसके पश्चात 376 पृष्ठों में 839 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। अंत में 125 पृष्ठों में 1003 कवियों के संक्षिप्त जीवन परिचय दिए गए हैं। शिव सिंह सेंगर ने कुछ छंदों की रचना की थी। कवियों के परिचय में उन्होंने अपना नाम इस तरह उल्लिखित किया है: 21 शिव सिंह सेंगर, कांधा जिला उन्नाव के निवासी, संवत 1878 में पू। आगे लिखा। अपना नाम इस ग्रंथ में लिखना बड़े संकोच की बात है। कारण यह है कि हमें कविता का कुछ भी ज्ञान नहीं है। हमारी इस ठिठाई को विद्युत जन्म क्षमा करें। काव्य करने की शक्ति हमें नहीं है। काव्य इत्यादि ग्रंथों को इकट्ठा करने का शौक है। हमने अरबी, संस्कृत, फारसी आदि के सैकड़ों अद्भुत ग्रंथ जमा किए हैं और करने चाह रहे हैं। इन विधाओं का हमें थोड़ा अभ्यास भी है। तो ये शिव सिंह सरोज जी के ऊपर एक उनकी जो यात्रा की, उनका जो योगदान है, उस पर मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और जो भी इसमें त्रुटियां हों, हमारे बड़े गुरुजन लोग बैठे हैं, मैं सभी से क्षमा मांगता हूं और पुनः निवेदन करता हूं परम आदरणीय अनुराग जी से कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महोदय। अब मैं हमारी विशिष्ट अतिथि वक्ता डॉक्टर जनक नंदिनी त्रिपाठी, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती PN दोषी महिला महाविद्यालय घाटकोपर मुंबई, को आमंत्रित करता हूं। मैडम, आप अपना विषय पर प्रस्तुत करें। डॉक्टर जनक नंदिनी त्रिपाठी मैम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं जनक नंदिनी त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के सभी सम्मानीय विद्वानों को सादर प्रणाम करती हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे सर, डॉक्टर प्रमिला अवस्थी मैम, चंद्रशेखर सर, डॉक्टर किसकांत दुबे सर, अनुराग जी तथा सभी सम्मानीय वक्ताओं और सहभागियों को सादर प्रणाम करते हुए अपने वक्तव्य पर आती हूँ। जैसा कि संगोष्ठी का विषय है शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में योगदान, इसके पहले आदरणीय दुबे सर ने जो बातें कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि इस विषय पर सामग्री बहुत कम मिलती थी और देखा जाए तो जो मुझे बोलना चाहिए था, जो मैंने भी सोचा था, बहुत कुछ चीजें तो आदरणीय सर ने बोल दी है उसमें से, क्योंकि इससे अधिक कुछ मिल नहीं पा रहा था इस विषय पर अगर देखा जाए तो। फिर भी
मैं तैयारी की है, कोशिश की है, तो बोलने की पूरी कोशिश करूंगी। सर, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है वह अत्यंत पुरानी है। हिंदी साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करने की कोशिश की है। शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो यह सिर्फ सूचनात्मक थी, सिर्फ अमुक कवि के बारे में सूचना देना, सिर्फ इतनी थी। और फिर धीरे धीरे जब हम देखते हैं तो इसका स्वरूप विस्तार होता गया है और इसी में शिव सिंह सेंगर जी का जो योगदान है वह सबसे महत्वपूर्ण रहा है जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं। तो पर किसी भी चीज को जानने से पहले हमें थोड़ा सा उसके पीछे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके पहले के जो ग्रंथ लिखे गए थे, मैं उसमें एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करना चाहूंगी। उसके पहले जो ग्रंथ हैं, जैसे कि नाभादास जी का भक्तमाल आता है, जिससे कि सूचनाएं निकाली गई, सूचनाएं मिली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए। तो भक्तमाल यह ग्रंथ नाभादास जी द्वारा रचित है, जिसे हिंदी साहित्य के आरंभिक ग्रंथ के रूप में शामिल किया जाता है। इसमें लगभग 200 कवियों के जीवन का परिचय दिया गया है, जिसमें कि विष्णु स्वामी, रामानुज, श्री मध्वाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, नंददास आदि कवियों की रचनाओं का परिचय दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बात आती है कविमाला की। कविमाला यह ग्रंथ भी वित्त संग्रह के रूप में ही शामिल किया जाता है, जिसे यदुराय के पुत्र तुलसीराम ने संवत 1712 में प्रस्तुत किया था। इसमें लगभग 75 कवियों के जीवन के बारे में लिखा गया है। उसके उपरांत बात आती है कालिदास हजारा की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और शिव सिंह जी ने भी यह उल्लेख किया है कि उन्होंने भी अपना इतिहास ग्रंथ लिखते समय कालिदास हजारा से मदद ली थी। कालिदास कवि द्वारा रचित यह ग्रंथ भी वित्त संग्रह के रूप में ही है। इसमें भी 1480 से लेकर के 1775 तक के 212 कवियों के 1000 छंद संकलित हैं। इस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रयोग शिव सिंह सरोज में किया गया है और जिसको उन्होंने आधार ग्रंथ के रूप में सहायता ली, और यह बात उन्होंने स्वीकार भी की है कि सरोज की रचना में कालिदास हजारा से बड़ी सहायता मिली है। उसके बाद बात आती है आदि ग्रंथ की, जो कि गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में इसका संपादन किया था। इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि सर्वप्रथम इसमें ही मध्यकालीन कवियों और संतों की वाणी को संग्रहित करने का प्रयास किया गया। और इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के धन्ना, सेन, परमानंद, रामदास, सुंदरदास, नानक, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर आदि कवियों की वाणी को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार ये आरंभिक ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य लेखन की औपचारिक शुरुआत होती है, हिंदी साहित्य लेखन की जब औपचारिक शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो कोशिश है वह एक फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी ने किया है अपनी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी में। उसमें उन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों का परिचय दिया है। चूंकि वह पेरिस में उर्दू विभाग के प्रोफेसर थे और या ये कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें उर्दू के कवियों का ज्यादा वर्णन किया गया है। और यह भी जो ग्रंथ है वह वर्णानुक्रम में ही लिखा गया है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मौलवी करीमुद्दीन जी की, जिन्होंने अपनी पुस्तक तज़किरा इस सुकुराई हिंदी का है, उन्होंने भी यह पुस्तक लिखी और उन्होंने वर्णानुक्रम के आधार के स्थान पर कालक्रमानुसार का परिचय दिया है। इसके पश्चात जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह और माता दीन मिश्र द्वारा कवित्व रचनाकर काव्य संग्रह का उदाहरण लिया जाता है। उन्होंने इसी कोशिश की थी, लेकिन वह सिर्फ एक शिक्षा दबाव में था, तो उसमें ज्यादा वर्णन नहीं है, सिर्फ सूचनात्मक ही वो सिर्फ प्रयास भर मात्र रह गया था। उसके बाद इस श्रृंखला में जब बात आती है शिव सिंह सेंगर जी द्वारा रचित शिव सिंह सरोज की, जो कि जिसमें उन्होंने 1003 कवियों के बारे में चर्चा की है। उसी श्रृंखला में जब आगे जाते हैं हम तो जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद, उसके बाद
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। लेकिन ये जितने भी परवर्ती ग्रंथ आए हैं, इन सब ने इसके रचनाकार ने यह स्वीकारा है कि अपने ग्रंथ के निर्माण में उन्होंने शिव सिंह सरोज से ही सहायता ली है, क्योंकि उसके अलावा उसके पूर्ववर्ती ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जहां से उन्हें पहले के कवियों के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। अब हम आते हैं शिव सिंह सरोज पे शिव सिंह सेंगर जी पर, जो कि हमारी आज संगोष्ठी का विषय है, शिव सिंह सेंगर का साहित्य योगदान। तो सबसे पहले, जैसा भी सर ने भी बताया, उस पर एक छोटे दो शब्द मैं भी उस पर कहूंगी कि शिव सिंह सेंगर जी का जन्म 1883 ईस्वी में लखनऊ के निकट कांथा गांव में हुआ था। यह गांव जिला उन्नाव के अंतर्गत आता है। इनके पिता का नाम रणजीत सिंह एवं पितामह का नाम बख्तावर सिंह था। वह पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर थे और संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी कविता के गहन अध्येता एवं कविता प्रेमी थे। मात्र 45 वर्ष की अल्पायु में इस साहित्यकार का निधन हो जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में ब्रह्मोत्तर खंड और शिव पुराण का हिंदी में अनुवाद किया है, लेकिन जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है वह इनके द्वारा रचित ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। हिंदी में इतिहास ग्रंथ का श्रेय जो है शिव सिंह सरोज को है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की मजबूत नींव है, जिसके आधार पर परवर्ती इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के बड़े बड़े महल तैयार किए हैं और सभी एक मत से यह मानते हैं कि सभी ने इससे सहायता ली है। आज भी जब भी कोई विद्वान, कोई शोधार्थी या कोई भी साहित्य प्रेमी किसी पुराने कवि के बारे में जानना चाहता है तो वह शिव सिंह सरोज से ही प्रेरणा लेता है, उसी को संदर्भ रूप में मानता है, उसी से सहायता लेता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस ग्रंथ के बारे में, तो यह ग्रंथ 15वीं शताब्दी से लेकर सन 1875 ईस्वी तक के हिंदी कवियों का संक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण इसमें प्रस्तुत किया गया है। शिव सिंह सेंगर के बारे में अगर कहें तो जैसा कि अभी कहा, वो पुलिस विभाग में थे, तो पुलिस का व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में आ जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब एक रोचक बात है, क्योंकि पुलिस का व्यक्ति साहित्य प्रेमी कैसे हो सकता है। लेकिन वो ऐसे थे और उन्होंने हिंदी काव्य के 400 वर्षों का विवरण दिया है। सेंगर जी को हिंदी के साथ साथ उर्दू, अरबी, फारसी और संस्कृत की भी सामान्य जानकारी थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने और इकट्ठा करने का शौक था और जो अभी सर ने जो प्रसंग दिया है कि किशुनदासपुर गांव के विद्या प्रेमी पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी के पुत्रों ने जब उनके मरने के बाद उनकी पुस्तकों को कौड़ियों को भाव बेच दिए थे, तब सेंगर जी ने भी उसमें से 200 किताबें खरीदी थी और अपने पुस्तकालय को उन्होंने समृद्ध किया था और उससे उन्होंने काफी कुछ पढ़ा लिखा था। और दूसरी बात कि उन्होंने यह ग्रंथ क्यों लिखा, इसकी भी चर्चा उन अपने ही भूमिका में लिखते हैं कि सन 1876 में भाषा कवियों के जीवन चरित्र विषयक एवं 1-2 ग्रंथ ऐसे देखे जिनमें ग्रंथकर्ता ने मतीराम इत्यादि ब्राह्मणों को लिखा था कि वैष्णि के महापात्र भाट हैं। इसी प्रकार बहुत सी बातें देखकर उनसे चुप नहीं रहा गया। मैंने सोचा कि अब कोई ऐसा ग्रंथ बनाना चाहिए जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन कवियों के जीवन चरित्र, सन, संवत, जाति, निवास स्थान आदि कविताओं के समेत सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखे हों। और यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जिस ग्रंथ की बात करते हैं कि उन्होंने देखा था कि असनी के भाट लिखे हैं, आगे चर्चा भी करते हैं कि वह महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा लिखी चुका भाषा काव्य संग्रह है, उसी में मतीराम जी को असनी का भाट बताया गया है, ऐसा बताते हैं उसमें। तो इन्हीं भ्रांतियों के निराकरण हेतु उन्होंने 1877 से 78 में ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और 1 वर्ष 3 महीने में शिव सिंह सरोज का लेखन पूर्ण कर लिया। मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ से 1878 में ही इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण, 1887 में दूसरा संस्करण और 1926 में 7वां संस्करण प्रकाशित हुआ।
किसी भी ग्रंथ का 7वां संस्करण आना ही इस बात का द्योतक है कि वह उस ग्रंथ की लोकप्रियता कितनी है। दूसरी बात आता है कि जब हम इसके स्वरूप की बात करते हैं तो उसके नाम से ऐसा लगता है कि इसमें हिंदी साहित्य का पूरा विवरण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक काव्य संग्रह है। इसमें 500 से अधिक पृष्ठ हैं। ग्रंथ के आरंभ में 12 पृष्ठों की भूमिका है। इस भूमिका में ग्रंथ लिखने का कारण, आधार ग्रंथों की सूची, साहित्य शास्त्र और हिंदी भाषा काव्य का संक्षिप्त विवरण और परिचय दिया गया है। इसके पश्चात 376 पृष्ठों में 839 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। अंत में 185 पृष्ठों में 1003 कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। सरोज पुस्तक में 770 के आसपास कोई कवि पुण्य या पुष्य हुए थे। उन्हें ही सरोजकार ने हिंदी का पहला ज्ञात कवि माना है और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति को ही अपनाया है, अ आ इ ई ऐसे। बस भ्रांति यहाँ पर है कि उन्होंने पहले आ लिखा या पहले अ लिखा, पहले ई लिखी या पहले ई लिखी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा भ्रांति हो जाती है, क्योंकि इसका उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, लेकिन है वर्णानुक्रम में ही पूरा। और अपने स्वयं के बारे में भी वो लिखते हैं, अपने बारे में जानकारी जब देते हैं कि शिव सिंह सेंगर कांथा जिले उन्नाव के निवासी, संवत 1878 में ऊ लिख के बिंदी लिख देते हैं। और आगे कहते हैं कि अपना नाम इस ग्रंथ में लिखना बड़े संकोच की बात है। कारण यह कि हमको कविता का कुछ भी ज्ञान नहीं, इस हमारी ढिठाई को विद्वज्जन क्षमा करें। इस ग्रंथ में किसी भी कवि के परिचय के आगे ऊ लिख दिया है उन्होंने, ऊ। उसका अर्थ कुछ विद्वानों ने, सबसे पहले गियर्सन जी ने किया था, कि उसका अर्थ उन्होंने उत्पन्न से यानी उनके जन्म काल से मान लिया है। लेकिन जन्म काल मानने पर बहुत सारी भ्रांतियां आ गई। तो फिर बाद में विद्वानों ने उसका जब निराकरण किया तो उसमें उन्होंने यह निकाला कि ऊ का अर्थ उस समय काल में उपस्थित रहना हुआ है। एक दो का उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कि वल्लभाचार्य जी का उन्होंने लिखा है संवत 1601 में ऊ। फिर उसके नीचे उनके जो शिष्य हैं, कुंभनदास संवत 1601 में ऊ, कृष्णदास संवत 1601 में ऊ, परमानंद दास 1601 में ऊ। तो अगर आप ये मान लें कि ऊ का अर्थ उत्पन्न यानी जन्म से है, तो क्या गुरु और शिष्य एक साथ पैदा हुए थे या एक ही समय पैदा हुए थे? तो इसमें भ्रांति ज्यादा आती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं, अगर ये कह दें कि हाँ इस संवत में यह सभी एक ही संवत में उपस्थित रहे हैं उस काल में, तो यह बात कुछ हद तक सही बैठती है। इसी तरह भूषण त्रिपाठी का 1738 में ऊ मानते हैं, फिर वहीं पे मतीराम त्रिपाठी को भी 1738 में मानते हैं। तो क्या ये दोनों जुड़वा भाई थे या चचेरे ममेरे भाई थे? तो यहाँ भी अगर हम ये, और जहां तक हम परंपरा को जानते हैं, ये दोनों सगे भाई माने जाते हैं। तो फिर वही बात आती है कि अगर हम इसे उपस्थिति काल मान लें तो बहुत सारी भ्रांतियां अपने आप शांत हो जाती हैं। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है अपनी पुस्तक में कि जिन कवियों के ग्रंथ मैंने पाए उनके सन संवत ठीक ठीक लिखे हैं, और जिनके ग्रंथ नहीं मिले उनके सन संवत हमने अटकल में लिख दिए हैं। कवि लोग इस ग्रंथ में प्रशंसा के बहुत कवित्व देखकर कहेंगे कि इतने कवित्व वीर रस के क्यों लिखे। मैंने सन संवत और उस कवि के समय निर्माण करने को ऐसा किया है क्योंकि इस संग्रह के बनाने का कारण केवल कवियों के समय, देश, सन, संवत बताना है। यह सरोज की भूमिका में उन्होंने पृष्ठ संख्या 2 पर लिखा है। तो शिव सिंह के इस कथन से साफ जाहिर है कि उनका उद्देश्य कवियों को प्रकाश में लाना था, जिससे उनके नाम और उनकी रचनाओं से लोग परिचित हो सकें। कहीं भी उन्होंने ऊ का अर्थ उपस्थित, तो कहीं उनका जन्मकाल है और कहीं कहीं ये गलत भी है। लेकिन जैसा कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि कवियों को प्रकाश में लाया जाए। तो इस तरह शिव सिंह सेंगर जी ने सरोज जो लिखा और जो बातें अभी हमने की, तो उसमें से जो कुछ मुख्य बिंदु निकल कर सामने आते हैं, उस पर बस एक छोटी सी चर्चा, मतलब कुछ पॉइंट्स में बात करूंगी। कि सबसे पहली बात तो शिव सिंह सेंगर जी ने इस हिंदी साहित्य को शिव सिंह सरोज लिखकर एक अमूल्य उपहार दिया है। दूसरा कि यह किसी हिंदी प्रेमी द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया पहला विस्तारित ग्रंथ है।
और परिवर्ती जितने इतिहासकार रहे हैं उनकी यह आधारशिला है। तीसरी बात कि कवियों का जो परिचय है वर्णानुक्रम में है। चौथी बात है कि परिचय के आगे जो ऊ लिखा है उसे उपस्थित काल मान लेना ज्यादा उचित है। और उसके बाद गियरसन मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं स्वीकारा है कि उन्होंने सरोज से सहायता ली है। एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि आज से 143-44 वर्ष पूर्व जब आज के समान न तो कोई सुविधा थी, न पुस्तकालय था, न प्रकाशित ग्रंथ थे, हस्तलिखित ग्रंथ भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। ऐसी अवस्था में शिव सिंह सेंगर ने जो काम अकेले कर दिखाया वह आज बड़ी बड़ी संस्थाएं मिलकर भी नहीं कर पा रही हैं। तिथियों को लेकर कुछ भ्रांतियां अवश्य हैं, पर इससे सरोज की महत्व कम नहीं होता है। दूसरी बात आती है कि सेंगर जी के पास जो अनेक कवियों के हस्तलिखित ग्रंथ थे उन्होंने उससे उदाहरण लिए और उन्होंने कुछ कवियों का विस्तृत वर्णन किया है, कुछ की सिर्फ व्याख्या भर कर दी है। एक उदाहरण दूंगी, जैसे उन्होंने लिख दिया, किसी के बारे में लिख दिया कि इनकी कविता उत्तम है, इनके दोहा सोठा बहुत ही चुटीले रसीले हैं, बस। कुछ को उन्होंने साधारण कवि भर कह दिया है। अयोध्या प्रकाश शुक्ल के संबंध में लिखा है, यह कुछ विशेष उत्तम कवि तो नहीं थे, हाँ कविता अवश्य करते थे। गोकुल बिहारी के लिए लिखा है, इनकी कविता मध्यम है। सीताराम बनिया के लिए लिखा है कि जोड़ गांठ लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इनकी कोशिश यही है कि सभी के बारे में लिखा जाए और जितना अधिक से अधिक कोशिश हो सके सत्यता के करीब जाया जा सके, लेकिन जो नहीं मिल पा रहा था उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अंत में पूरे बातों को मैं 4 लाइन में समेटना चाहूंगी कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज जैसा हिंदी इतिहास ग्रंथ लिखकर एक कालजयी प्रसिद्धि पाली है। इसमें 1003 कवियों के सन संवत और जीवन विवरण हैं। कवि की उपस्थिति, उनके कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनकी रचनाएं, यदि उनके फुटकर ग्रंथ हैं तो वो किन ग्रंथों में संग्रहित हैं, इनका विवरण भी उन्होंने दिया है। साथ ही वह किस राजा के आश्रय में रहे हैं, इनका विवरण भी इन्होंने इसमें देने की कोशिश करी है। इन विवरणों एवं संसम्मतों का उपयोग सभी परवर्ती इतिहासकारों ने, विशेषकर गियरसन एवं मिश्र बंधुओं ने किया है। प्रायः प्रत्येक पुराने कवि पर लिखते समय सरोज का उल्लेख सर्वप्रथम किया जाता है। सरोज को छोड़कर हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई और दूसरा ग्रंथ नहीं है जिसमें इससे पहले इतने विशाल सूत्र उपलब्ध हों। इस दृष्टि से हिंदी जगत सदैव शिव सिंह सेंगर का ऋणी रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करता हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक, नवनिकष के संपादक और हम सब के आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी को। महोदय, आप अपने विचार को हम सबके सामने रखें। महोदय। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ विलंब से सम्मिलित होना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ और पूरा सुन भी नहीं पाया, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनक नंदिनी जी को तो पूरा सुना। कृष्णकांत दुबे और ये दोनों विद्वान वक्ता बड़ी गंभीर चर्चा किए हैं और करीब करीब सभी पक्षों को प्रकट कर दिया है। दोनों अपने ही बच्चे हैं, इसलिए ज़्यादा कहूँगा तो वो भी गलत होगा, प्रशंसा होगी। ये अच्छा रहा कि इन लोगों को लिखते पढ़ते तो सुनता रहा हूँ, आज ये लोग बोले भी और प्रत्यक्ष आए, हमारे साथ जुड़े,
तो इसलिए पहले इनको और इनके प्रति आभार व्यक्त करना। सर कैमरा सही कर है। कैमरा सर, हाँ आप सही है सर, अब दिखाई आप दे रहे हैं सर। हाँ, अब दर्शन तो आपके हुए सर। तो सबसे पहले इन दोनों विद्वान वक्ताओं को धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने समय दिया और 2 बार समय दिया, व्यस्तता से समय निकाला। जनक नंदिनी तो रहती है ऐसे शहर में जो अति व्यस्त है, और फिर इसकी चर्चा हम सुनते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। प्रणाम सर। तो भाई है, लगातार ये जुड़ी रहती हैं। कृष्णकांत की भी यही स्थिति है, फेसबुक से लेके मीडिया के और माध्यमों पर इन लोगों की उपस्थिति नई पीढ़ी के प्रति आश्वस्त करती है। इसलिए इन लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आज बहुत कम अवसर सर मिलता है आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का। नहीं, मैंने तो इसीलिए जोड़ा है कि सब लोग जुड़े तो आशीर्वाद कम से कम मिलता रहे सब लोग को। जी जी सर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हर बार कोशिश करता हूं कि वह पीढ़ी आए जिसको आगे कुछ करना है। अभी तक हमने 5 बार ये आयोजन किया और 5 बार अपनी और अपने से और पुरानी पीढ़ी को इस मंच पर लाने की कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश यही रही कि वे लोग आए जो निरंतर लिख पढ़ रहे हैं, जो लिख पढ़ चुके हैं, उनको मौका न दिया जाए। तो इसलिए आप लोगों के प्रति बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने एक बार के आग्रह पर प्रमिला जी के और यहाँ उपस्थित हुए, और अभी जितना सुना है उससे ये आश्वस्त हूँ कि हमारी नई पीढ़ी अपने इतिहास के प्रति हमसे अधिक सजग है। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल गया है नया कि लोग नए साहित्य को जो पढ़ रहे हैं, पुराने को बिल्कुल उपेक्षित कर रहे हैं। ये जो उपेक्षा है, इसी ने शिव सिंह सेंगर को जन्म दिया था। क्योंकि उनके समय भी हिंदी साहित्य मौखिक था, पुस्तकें थी ही नहीं, लोग जानते नहीं थे। केवल उतने कवियों का नाम चर्चा में था जो राज दरबारों से जुड़े हुए थे। तमाम ज्ञात अज्ञात कवि, उनको लोग जानते ही नहीं थे। कविताएं थीं, लेकिन उनका रचनाकार कौन है, कहाँ के हैं, जैसे अभी बताया कि असनी के भट्ट बता दिया, किसी को कुछ बता दिया गया। तो वे पुलिस में थे, अधिकारियों को थोड़ा सा सुविधा रहती है पता करने की, और ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि उस जमाने में जिन्होंने भी इतिहास लिखा हो, ग्रियर्सन हो या और भी लोग, वे किसी न किसी रूप में सरकारी सेवा से जुड़े थे। तो सरकारी सेवा से जुड़ने से एक लाभ होता है कि उनको ये सुविधाएं थी कि जगह जगह जाएं और पता करें अगर साहित्यिक रुचि है तो। लेकिन एक नुकसान भी है कि वे ज़्यादातर कर्मचारियों को भेज देते हैं और वे जो सूचना ला के दे देते हैं उसी पर सीमित हो जाते हैं। शिव सिंह सेंगर ऐसे नहीं थे। एक तो ये बहुत बड़े जमींदार थे। कांथा उन्नाव का एक जिला है, इनके पिताजी वहाँ के तालुकेदार थे, और ब्रिटिश राज्य में तालुकेदार या जमींदार जो होते थे, वहाँ नौकरी ये योग्यता मानी जाती थी पुलिस में कि परिवार कितना राजसी है। उन्हीं लोगों को प्रशासन में अंग्रेज लेते थे, और इसलिए इनको पुलिस में इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली, और एक घोड़े पर चढ़कर गांव-गांव जाकर इन जन्म वृत्तों को संग्रह करते थे। हम लोगों में से अधिकांश लोग जानते हैं कि उस समय हिंदी के अधिकांश कवि उन्नाव से जुड़े थे, और अभी जिस
कालिदास के हजारा की बात जनक नंदिनी ने की है, उसके संग्रहकर्ता कालिदास त्रिवेदी भी उन्नाव के ही थे। उसी उन्नाव जनपद के उनके गांव के पास ही उनका भी घर था। उन्होंने कालिदास हजारा के नाम से 1000 कवियों का वृत्त संकलित किया था। उन्हीं कालिदास त्रिवेदी के लड़के थे उदयनाथ कवींद्र। तो एक पूरी बैसवाड़ा में एक परिवार की ये पीढ़ी थी कि कालिदास त्रिवेदी, फिर उनके लड़के उदयनाथ कवींद्र जिन्होंने रसचंद्रोदय लिखा है, पूरी साहित्यिक परंपरा थी। तो वे कविता संग्रह थे। एक और संग्रह का नाम लोग भूल जाते हैं, हफीजुल्लाह खां का हजारा। उसमें 1000 कवियों की कविताएं संग्रहित थी, बाकी न जीवन परिचय न कुछ। ये 1000 हिंदी के कवि हैं, उनकी ये कविताएं हैं। तो पहले काव्य संग्रह थे, फिर शिव सिंह सेंगर ने काव्य संग्रह से एक कदम आगे रखा और कवि वृत्त संग्रह किया। हम लोगों में से इतिहास के विद्यार्थी सभी जानते हैं कि इतिहास की बात नहीं थी, कवि वृत्त संग्रह। एक कवि वृत्त संग्रह की परंपरा भक्ति काल से शुरू हो गई थी, जब 84 वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल, ये भी सब कवि वृत्त संग्रह थे, जिसमें नाभादास ने एक छंद में परिचय और इसके बाद उनका उल्लेख कर दिया। तो ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही थी। भक्ति काल के कवियों तक का संग्रह तो मिल जाता था, रीति काल के कवियों के संग्रह नहीं मिले। सेंगर जी, चूंकि अभी बताया कि फारसी उस समय की राजभाषा थी, विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए कि शिव पुराण का अनुवाद ही किया था। हिंदी में अनुवाद करते थे, इसलिए हिंदी के विद्वान हमें मान ही लेना चाहिए। लेकिन चूंकि बैसवाड़ा उस समय कविता का गढ़ था, और विशेष रूप से ये कानपुर और बैसवाड़ा दोनों मिला करके भूषण, मतिराम, चिंतामणि, कालिदास त्रिवेदी, उदयनाथ कवींद्र और तमाम कवि वहाँ थे। और इनके युग में भी कांथा जैसे गांव में हर घर में कवि होते थे। तो ऐसे वातावरण में जब पलेगा आदमी, आज कांथा थोड़ा बदनाम गांव हो गया है, लेकिन इनके ज़माने में वो साहित्यिक गांव था। और हम लोग जानते हैं कि वही क्षेत्र है जहाँ निराला पैदा हुए, जहाँ नंदुलारे पैदा हुए, जहाँ रामविलास शर्मा पैदा हुए। ये सब कांथा के आसपास के गांव हैं। गढ़ा कोला, पुरवा और ऊंच गांव, इनका और मगरायर। तो हमें ये मानना चाहिए कि बड़ी प्रशस्त परंपरा पहले थी, जिसमें शिव सिंह सेंगर ने जन्म लिया। और उन्नाव के सेंगरों की आज भी बड़ी प्रसिद्धि है कि वे साहित्य में अब भी बड़ा योगदान करते हैं। कम से कम तमाम गोष्ठियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पुराने जमींदारों के जो वंशज हैं, वे लोग आज भी बैसवाड़ा में इस परंपरा को निभा रहे हैं। सेंगर जी ने कवि वृत्त संग्रह किया, जैसा अभी बताया आप लोगों ने, जीवन परिचय दिया। तमाम सूचनाएं दूसरों से मिली थी जिनकी प्रामाणिकता की वे पुष्टि नहीं कर सके थे। उनका नाम और उनका संकेत दिया, जिसकी पुष्टि बाद के इतिहासकारों ने की। तो तमाम तिथियां भ्रामक निकली। उन तमाम तिथियों की जो विसंगति थी, उसको लेकर के डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने संपूर्ण शिव सिंह सरोज का व्यापक विवेचन किया कि इसमें कितना शुद्ध है और कहाँ कहाँ कमी है, जिसे हम लोग जानते हैं बहुत पहले हिंदुस्तानी एकेडमी से सरोज सर्वेक्षण के रूप में प्रकाशित किया गया था। अभी वो ग्रंथ उपलब्ध है एकेडमी में। तो वह ग्रंथ केवल ये बताता है कि शिव सिंह सेंगर ने जो संग्रह किया था उसमें कहाँ कहाँ तिथियां भ्रामक हैं, क्या क्या उसमें अशुद्धियां हैं और क्या उसका मौलिक योगदान है।
तो आज भी शिव सिंह सरोज हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इतिहास, जब हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में नागरिक पिचाणी सभा ने प्रकाशित किया, तो उसका भी मूल आधार शिव सिंह सरोज ही था। तो ऐसे में हम लोगों को एक बात माननी चाहिए कि शिव सिंह सरोज भले ही इतिहास का आलोचनात्मक रूप लेकर न आए हों, भले ही उन्होंने काल विभाजन न किया हो, भले ही उन्होंने इतिहास को युगों में न बांटा हो, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने एक नींव रखी थी, ऐसी नींव रखी थी जिसने आगे चल कर के हिंदी में रामचंद्र शुक्ल हमें दिया। रामचंद्र शुक्ल के आने में जो मुख्य भूमिका है वह शिव सिंह सरोज की और मिश्र बंधु विनोद की है। ये दोनों ग्रंथ जब आए हैं तब उन्हीं को आधार बना करके और शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य वर्गीकृत किया, विवेचित किया, विश्लेषित किया। बाद के इतिहास ग्रंथों पर इनका प्रभाव कम पड़ा, इसलिए कि ज़्यादातर लोगों ने तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही आधार बना लिया और उसी में काट छांट करते रहे। वो चाहे नगेंद्र का इतिहास हो या गणपत चंद्र गुप्त का हो, वैज्ञानिकता की तलाश, आलोचना की तलाश, लेकिन जो मूल आधार भवन बना है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उस भवन की नींव शिव सिंह सेंगर हैं। और आप लोगों ने उस तह तक जाने की कोशिश की है जो हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी परंपरा को, कितने कविवृत्त हुए, कितने कविवृत्त संग्रह आए, उनको लेकर के बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। उससे आगे कहने की गुंजाइश नहीं है। आप लोगों ने बहुत विद्वत्तापूर्वक पूरी तैयारी के साथ अपने व्याख्यान दिए। आप लोगों के प्रति एक बार फिर आभार व्यक्त करते हुए मैं यही कहूँगा कि हमारा उद्देश्य जो भूले बिछड़े हमारे नींव के निर्माता हैं, पत्थर हैं, उनको प्रकाश में लाएं। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपने इस दायित्व को पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आभार महोदय। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं नवनिकस के संयुक्त संपादक और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति की सचिव डॉक्टर प्रमिला अवस्थी महोदया, आप में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसको किसको धन्यवाद दूं। हमारे दोनों जो अतिथि वक्ता हैं, डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी, डॉक्टर जनक नंदिनी जी, दोनों ने बड़ी ही मेहनत के साथ और बड़े ही तथ्यों को जुटाकर जितनी भी संभव सामग्री शिव सिंह सरोज पर हो सकती थी, उन्होंने उसको श्रेष्ठतम प्रस्तुति दे करके उसको पुष्ट कर दिया कि हमारी भावी पीढ़ी सशक्त है और समर्थ है। डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर और श्री चंद्रशेखर जी, राजीव जी, ये उपस्थित इसमें सभी जो साहित्य प्रेमी हैं और विद्वज्जन हैं, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इतना अधिक क्योंकि शिव सिंह सेंगर और उनकी पुस्तक शिव सिंह सरोज पर जितनी भी सामग्री उपलब्ध हो सकती थी, क्योंकि बहुत अधिक सामग्री इन पर उपलब्ध नहीं है, वो इन बच्चों ने पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ प्रस्तुत की है। इसमें अधिक जोड़ घटाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वस्तुतः ये जो शिव सिंह सरोज है वह किसी भारतीय के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखी हुई पहली पुस्तक मानी जाती है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का एक
ढांचा तैयार किए जाने का हमें प्रयास मिलता है। और 15वीं शताब्दी से लेकर के 1875 तक के जो कवि थे, उन कवियों का जो उनका जैसा कि वर्णन किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि 1003 कवियों का इसमें संक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण है और उनकी रचनाओं का संग्रह है। तो हालांकि इस पुस्तक को आचार्य शुक्ल ने सिर्फ एक वृत्त संग्रह कहा है और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता ने इसको काव्य संग्रह कहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं है कि इस पुस्तक से पहले कवि वृत्त संग्रह नहीं हुए हैं, पर कुछ प्रसिद्ध भी, काफी प्रसिद्ध है, काफी लंबी श्रृंखला भी है, जिनमें 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता और भक्तमाल और कालिदास हजारा इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया है। और शिव सिंह सेंगर से पहले, शिव सिंह सरोज से पहले भी जो इतिहास ग्रंथों की चर्चा मिलती है, उनमें कारसा दतासी जो कि पेरिस में उर्दू के प्राध्यापक थे, और उसके बाद हमारे मौलवी करीमुद्दीन, इन्होंने तज़किराए शुअराए हिंदी 1848 में लिखी और इसमें उन्होंने केवल 62 कवियों का उल्लेख किया। उसके पश्चात महेश दत्त शुक्ल आए, जिनका भाषा काव्य संग्रह, इसमें पहली बार उन्होंने 51 कवियों का जिक्र किया और उनकी संक्षिप्त जीवनी भी उन्होंने साथ में दी। और माता दीन मिश्र का जहां तक प्रश्न आता है, उन्होंने सिर्फ बहुत कम कवियों को लेकर के वृत्त लिखा, उसमें सिर्फ 21 कवियों का वर्णन हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि शिव सिंह सेंगर ने इतना विशाल पैमाने पर उन्होंने वृत्त कवियों की रचनाएं और कवियों की जीवनियों को एकत्रित किया कि वे आगे आने वाले जो परवर्ती इतिहास लेखन हुआ है उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका स्वीकारी गई है। और अभी भी जो भी इतिहास लिखता है वो शिव सिंह सरोज के प्रदेय को नकार नहीं पाया है। हालांकि यह हिंदी कविता के इतिहास का ये आज भी संदर्भ ग्रंथ बना हुआ है। यानी जब भी हमको कविता की पूर्व परंपरा का उल्लेख करना होता है तो हमें शिव सिंह सरोज को पलटना ही पड़ता है। जैसा कि सभी हमारे वक्ताओं ने उनके वृत्त के बारे में, किसके, शिव सिंह सेंगर के आत्मवृत्त के बारे में बताया, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने अपना आत्मवृत्त जो लिखा है वह डलमऊ के महानंद वाजपेयी, उन्होंने शिव पुराण का भाषानुवाद किया था और उस भाषानुवाद का शिव सिंह सेंगर ने उर्दू में अनुवाद किया और उस उर्दू अनुवाद में उन्होंने पद्यबद्ध भूमिका लिखी। उस पद्यबद्ध भूमिका में ही उन्होंने अपना आत्मवृत्त दिया, जिसमें उन्होंने अपने को उन्नाव के कांथा गांव का निवासी बताया और अपने पिता जो ताल्लुकेदार थे, जिन्हें छोटा राजा भी कहा जाता, उनका भी वर्णन दिया। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हम शिव सिंह सरोज की भूमिका को महत्वपूर्ण स्वीकारते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया उस समय इनके जीवन वृत्त को लेकर के ऐसा कोई बड़ा विशद ग्रंथ नहीं था और ना ही उस समय इनके आधार के लिए कोई बड़ी साहित्यिक संस्थाएं थी और ना ही खोज रिपोर्टें भी तब तक कोई प्रकाशित हुई थी। इसलिए इनका ये कार्य नितांत व्यक्तिगत प्रयास और मौलिक तो था ही और परिश्रम साध्य था,
जिसको इन्होंने बहुत ही अल्प काल में 1 वर्ष 3 महीने में ही उसको पूरा कर लिया और उसका प्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ। बाकी सारी चर्चाएं पूर्व वक्ताओं ने कर दी हैं, लेकिन इसको हम हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कह सकते हैं। यह इतिहास इसलिए नहीं क्योंकि गारसा दत्तासी ने भी जो लिखा वह भी इतिहास नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ना तो उसमें काल विभाजन है और ना ही काल क्रमानुसार वर्णन है, और फिर तो चित्तवृत्तियों, युगीन चित्तवृत्तियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य शुक्ल ने और मिश्र बंधुओं ने भी अपने इतिहास ग्रंथ लेखन में इनको अपना आधार बनाया, लेकिन जो परिवर्तित संस्करणों में कुछ प्रक्षिप्त अंश जुड़ गए, इस कारण शिव सिंह सरोज में को लेकर के काफी भ्रांतियां हो गईं। ये भ्रांतियां जन्मतिथि और कवियों को लेकर के थी, और इन भ्रांतियों का निराकरण ना तो ग्रियर्सन ने किया और ना ही आचार्य शुक्ल ने किया। किशोरी लाल गुप्त ने जब अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ब्रज काव्य धारा पर काम उन्होंने करना शुरू किया, जिसका उनका योजना थी कि 6 खंडों में प्रकाशित होगी, तो इस संदर्भ में उन्होंने बहुत बार शिव सिंह सरोज को पलटा। तो उस उलटने पलटने के दौरान जब उन्होंने गहराई से उसका अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि इसमें उन्हें कुछ भ्रांतियां दिखाई पड़ी, और जैसा कि बताया कि ये भ्रांतियां तिथियों के संदर्भ में और उनके कवियों के संदर्भ में थी। तब उन्होंने ये निर्णय किया कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, उस भावी पीढ़ी को इन भ्रांतियों से मुक्त करने के लिए एक निर्भ्रांत, त्रुटि रहित एक इतिहास पेश किया जाए, जिसमें हम शिव सिंह सरोज को हम संशोधित रूप में प्रस्तुत करें। और इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, और सरोज सर्वेक्षण जो उन्होंने पुस्तक लिखी, जिसमें सरोज का ही की भ्रांतियों का निराकरण का प्रयास उन्होंने किया है, वह हमारे लिए आगे के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई। उन्होंने कहा कि जब ध्यान दिलाया कि भ्रांतियां क्या क्या थी, तो उन्होंने कहा कि कई बार तो एक ही कवि 3-3 और 4-4 बार एक ही कवि जो है वो उल्लेखित हुआ है, और अनेक इस दौरान हमें अनेक कल्पित कवि भी मिले हैं, और कहीं कहीं तो स्त्री कवि को भी पुरुष कवि घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में जब सरोज में वर्णित कवियों के सन संबत की जांच करने की बात उठी, जिससे कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास निर्भ्रांत हो सके, तो उसकी जो परिणति हुई वो परिणति हुई सरोज सर्वेक्षण में। और उन्होंने शिव सिंह सरोज की और उसकी भूमिका में भी उन्होंने लिखा कि क्या क्या इसमें भूलें हुई हैं और वो भूलें किस स्तर की हैं। तो उन्होंने कहा कि सरोज की भूलों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो भूलें हैं जो असावधानी के कारण हो गई हैं, और दूसरी वो भूलें हैं जो अज्ञान के कारण हुई हैं। तो असावधानी की जो भूलें थी उसको किशोरी लाल गुप्त जी ने बताया। वे भूलें हैं वर्णानुक्रम में गड़बड़ी, पृष्ठ निर्देश की संख्या में गड़बड़ी, छापे की भूलें, अशुद्ध पाठ और उदाहरण की भूलें। ये जो भूलें थी वो असावधानी वश सरोज में हुई, और अज्ञान के कारण जो भूलें हुई उनको उन्होंने वर्गीकृत किया कि वही जो मैंने बताया कि एक ही कवि को कई कई कवि समझ लेने की भूल और संसंबद्ध की भूलें। इस प्रकार जहां शिव सिंह सरोज
लिख करके जिनके पास उस ग्रंथ को तैयार करने का उसका पूर्ववर्ती कोई आधार ही नहीं था, और उन्होंने 1003 कवियों की एक लंबी श्रृंखला प्रस्तुत कर दी, जो कि प्रामाणिक भी थी, और कहीं कहीं जो अनुपलब्धतावश जो भूलें हुई, उन भूलों को हमारे आगे आने वाले विद्वानों ने उसे निर्भ्रांत करने का प्रयास किया। तो जब आधार बन जाता है उस पर महल बनाना आसान होता है, लेकिन गहराई में घुसकर उसकी नींव को पक्का करना, नींव को आधार तल पर ले आना, ये बहुत ही दुष्कर कर्म है। और इस श्रम साध्य और कठिन कर्म को हमारे शिव सिंह सेंगर जी ने किया। और जैसा कि बताया गया कि बैसवाड़ा की भूमि साहित्य प्रसूर भूमि है, इसने अनेक साहित्यकारों को जन्म दिया। यह आज से लगभग 150 वर्ष पुरानी बात है, और उसके बाद के भी कवियों का जिक्र जैसा कि डॉक्टर पांडे जी ने किया। तो हम ये कह सकते हैं कि शिव सिंह सेंगर किसी न किसी को तो नींव का पत्थर बनना ही पड़ता है, और उस नींव के पत्थर को बाहर निकाल कर उसको तराश कर सामने लाना ही साहित्य अन्वेषकों का काम है। और हमारे इन वक्ताओं ने, जिनको मैं बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं दे रही हूँ, कृष्णकांत दुबे जी को, डॉक्टर जनक नंदिनी जी को, इन्होंने मेरे एक बार के ही आग्रह को स्वीकार कर लिया, और इनकी तिथि इनके लिए बढ़ानी पड़ी, 2 बार ये लोग आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद को आमंत्रित करता हूं। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश। महोदय, आप आएँ, संक्षिप्त में अपने विचार रखें और आज के अतिथियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद। जी धन्यवाद। आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा अनुराग जी को कि जिन्होंने आमंत्रित किया। मैं तो श्रोता के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ, और इतने अच्छे कार्यक्रम का सुबोध वक्तव्य को सुनने के बाद अपने को समृद्ध महसूस कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पर इसके लिए क्रेडिट जो जाता है ISMP को जाता है, और चंद्रशेखर सर को बहुत बहुत आभार कि प्रयास पूर्वक इस तरह के कार्यक्रम पूर्ण मनोयोग से हो रहे हैं और हम इसके सहभागी हो रहे हैं। मैं बोल तो नहीं पाऊंगा, सिर्फ आभार व्यक्त करूंगा। अनुराग जी माफ करेंगे मुझे। मैं जगत नंदिनी जी को सुना, मैं उससे पहले नहीं सुन पाया सर को। फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत जी को सुना, और फिर परमिला मैम को सुना। लक्ष्मीकांत सर का सुबोध वक्तव्य कहना ही नहीं है, हम लोगों के लिए माइलस्टोन है, मार्गदर्शन का काम करते हैं, और हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे नौ निकस हम लोगों को काफी कुछ सिखाता रहा है, ठीक उसी तरीके से परमिला मैम भी हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन करती रही हैं, और पूरे कार्यक्रम के संयोजन में मैम की जैसी भूमिका दिख रही है, मैं मैम का भी आभार व्यक्त करता हूं, और लक्ष्मीकांत सर का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जगत नंदिनी मैम को मैं सुन रहा था, और बहुत ही अच्छे तरीके से सारगर्भित और ज्ञानवर्धक वक्तव्य शिव सिंह सेंगर जी के संबंध में दिया। और जो भी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये चीजें, ये जानकारी की चीजें बहुत ही काम की हैं, एक तरह की उपलब्धि के रूप में होंगी। और हम सब जैसे विद्यार्थी या नए अध्यापक हैं, बहुत कुछ सीख और जान सकते हैं कि हमारी पूर्व पीठिका या कि पूर्व परंपरा कैसी रही है, और शिव सिंह सेंगर के अवदान के बाद बदलती हुई जो साहित्य की दुनिया रही है, या कि हमारा
जो इतिहास बोध रहा है उसकी परिणति क्या कुछ दिशा या रुख ले सकी है या अभी लेना बाकी है, इन संभावनाओं को हम देख सकते हैं। तो मैं जगतनंदिनी मैम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और साथ में इस मंच से जुड़े ISMP के इस मंच पर इस वक्त जुड़े सभी श्रोतागणों का भी आभार व्यक्त करता हूं, और अपने साथी अनुराग जी का भी आभार व्यक्त करता हूं इतने अच्छे संचालन के लिए। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद, आभार। धन्यवाद महोदय। अब मैं अपने इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के सभापति महोदय डॉक्टर चंद्रशेखर सर से आग्रह करूंगा, सर हमें उचित करें। अरे राजीव रंजन, अपना फोन प्रमिला जी को भेज दो। हाँ जरूर सर, मैं भेज दूंगा सर। हाँ जी 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 सर, तुम्हारा पता ही नहीं रहता कहाँ पहुंच गए हो, कहाँ से। सर फिर बात नहीं हो पाई, माफी चाहूंगा इसके लिए सर। हाँ। मैं संपर्क करता हूँ सर। हाँ ठीक। जी, आप सभी का इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल के स्वायत्तशासी अंग भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति द्वारा हिंदी साहित्य के भूले बिसरे चरित्रों, कृतिकारों, रचनाकारों को हम याद करते रहे हैं, और इसका एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि जो आज के विद्यार्थी हैं उनको शोध में हिंदी भाषा के प्रति नई जानकारी, शब्द प्रयोग, वाक्य प्रयोग के संबंध में मिल सके, ऐसा प्रयास रहा है। और अब तक जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी और सचिव डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी का कुशल मार्गदर्शन, वक्तव्य और सहयोग हमें मिलता रहा है, और आप दोनों का ही ये परिश्रम का फल है कि बहुत ही गंभीर विषयों पर, बहुत ही गंभीर चरित्रों पर, जो हमारे लिए भी अनजान है, अज्ञात है, चर्चा करने का, सुनने का अवसर मिलता रहा है। तो आज शिव सिंह सेंगर एक ऐसे हमारे हिंदी साहित्य के चरित्र हैं जिन पर बहुत जानकारियां, बहुत सूचनाएं उपलब्ध नहीं है, और निश्चय ही आज के इस विचार मंथन से ये निकलकर सामने आया है कि हिंदी साहित्य की जो आधार भूमि है, जो पृष्ठभूमि है, वो शिव सिंह सेंगर के योगदान की ही पृष्ठभूमि है, जिस पर हिंदी साहित्य का भवन आज समुन्नत रूप से खड़ा दिखाई देता है। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी का, डॉक्टर जनक नंदिनी त्रिपाठी जी का। इनका सारगर्भित और अनुसंधान परक जो प्रस्तुतिकरण रहा है वह ज्ञानवर्धक और अनुकरणीय है। आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन हमारे युवा साथी पत्रकार अनुराग कश्यप जी
जो अभी नव मनोनीत हुए हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रांत के चेयरमैन हैं, इनका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि इनके सहयोग से हम कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं और इसको सभी के सूचनार्थ इसको सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, जिससे कि जो रुचि रखने वाले लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। और हमारे बीच में श्री सोनू कुमार मिश्रा जी हैं पटना से, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और प्रदीप जी हमारे बीच में है, एक विद्वान श्रोता है, हम भी इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की ये जो विचार गोष्ठी रही है वो एक सार्थक गोष्ठी रही है, जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल हुआ है। तो आप सभी का एक बार आभार और धन्यवाद। और अनुराग जी, अब आप कार्यक्रम को आगे की तरफ ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं सभापति महोदय के आज्ञानुसार कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, मेरी त्रुटियों के लिए माफ़ करेंगे, क्योंकि मेरी हिंदी की उच्चारण व शब्दों का चयन के लिए मुझे माफ़ करेंगे। और आप लोग स्वस्थ रहें और यह मेरी ईश्वर से कामना है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम की जी महोदय। आदरणीय अनुराग जी जी